हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है फटीग इन मटेरियल। फटीग इन मटेरियल इज कॉज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। फटीग जो है इन मटेरियल में इज कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स। कौन कौन से कॉज, बहुत सारे कॉज पे डिपेंड करता है। पिक आउट द फॉल्स वन फ्रॉम द फॉलोइंग। मुझे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, उसमें से फॉल्स ऑप्शन आपको वन फॉल्स ऑप्शन एक है, उसको आपको पिक आउट करना है। सामग्री में फटीग कई कारकों के कारण होती है। फटीग के कौन कौन से काजेज होते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है हमें, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चुनना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है सर, प्रेजेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स लाइक क्रैक एंड अदर डिफेक्ट्स। विनिर्माण दोषों की उपस्थिति जैसे दरार और अन्य दोष। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टीज, किसी मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्रैक्स वगैरह या अदर कॉजेज, क्या ये कॉजेज हैं? फटीग का एक गलत ऑप्शन। या फिर आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं, देखिए प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस। सेकंड क्या कह रहे हैं सर, प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस। रेजिडुअल मतलब जो बचा हुआ स्ट्रेस है इन द मेंबर में ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो बचा हुआ स्ट्रेस है, रेजिडुअल स्ट्रेस, निर्माण प्रक्रियाओं के कारण सदस्य में अवशिष्ट प्रतिबल की उपस्थिति के कारण। ये एक गलत कॉज है फटीग का। या प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट्स ऑन द आउटसाइड। स्ट्रेस का कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड है और ऑफ द सरफेस या सरफेस के बाहर। ठीक है, सतह के बाहर या बाहर प्रतिबल एकाग्रता बिंदुओं की उपस्थिति है ना। बहुत सारे प्रतिबल बिंदु एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाए और वो बाहर हो जाए। ठीक है। या फोर्थ ऑप्शन, सरफेस फिनिश एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। सरफेस फिनिश जो सतह की फिनिशिंग है और पदार्थ की प्रकृति। तो माय इंजीनियर्स 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, इन 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए पहली बात हम करते हैं फटीग पे। एक्चुअली फटीग है क्या? देखिए फटीग जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मटेरियल पे बार बार सेम लोड अप्लाई करने पे, उसे करने पे वो पदार्थ कमजोर हो जाता है और वो फिर फेल होने लगता है, जब डिफॉर्म हो जाता है, उसी प्रोसेस को फटीग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फटीग कौन कौन से कॉजेस के कारण होता है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के कारण होता है सर। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के कारण होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ लोड के कारण होता है सर। रिसाइकलिंग ऑफ लोड, रिसाइकलिंग ऑफ लोड के कारण होता है इंजीनियर्स, है ना। रिसाइकलिंग ऑफ लोड, अगर बार बार लोड रिसाइकिल हो रहा है उसके कारण भी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो 2 चीजें और आपने देखी है ना, स्ट्रेस रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण होता है सर। जी हाँ, रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण होता है, रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण होता है इंजीनियर्स। और चौथा अगर हम लोग बात करें, जो इसमें आप देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, सतह की फिनिशिंग, सरफेस फिनिश एंड नेचर ऑफ द मिनरल। तो फोर्थ आपका जो है फिनिशिंग एंड नेचर ऑफ द मिनरल्स, finishing and surface of the minerals, finishing surface and nature of the minerals। तो ये सभी causes होते हैं इंजीनियर्स, ये सभी causes होते हैं फटीग के। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो हमने नहीं इंक्लूड किया? हमने इंक्लूड नहीं किया जब स्ट्रेस बाहर चले जाते हैं सरफेस के, है ना। ये देखिए थर्ड ऑप्शन हमने सतह के बाहर या बाहर प्रतिबल एकाग्रता बिंदुओं की उपस्थिति। अगर हम सरफेस के बाहर प्रतिबल एकाग्रता बिंदुओं की उपस्थिति होती है तो वो आपका क्या बोलते हैं, कॉज नहीं है फटीग का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इंजीनियर्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं सर, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल, ऐसा मटेरियल जिसमें लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल है बिफोर रप्चर इज टर्म्ड एज, रप्चर फटने, पदार्थ के फटने से पहले, पदार्थ जिसमें फटन से पहले अत्यधिक विकृति है वो निम्न के रूप में जाना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या वो ब्रिटल कहलाता है, या फिर वो इलास्टिक कहलाता है, या फिर वो डक्टाइल कहलाता है, और या फिर वो प्लास्टिक कहलाता है इंजीनियर्स। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसमें डिफॉर्मेशन यानी स्ट्रेन निल होता है, जीरो होता है। तो ब्रिटल तो होने से रहा, क्यों, क्योंकि ब्रिटल में क्या होता है, मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन या कोई स्ट्रेन नहीं होता, वो डायरेक्टली कोलैप्स हो जाता है, फेल कर जाता है। जबकि रप्चर में इसमें पूछ रहा है कि द मटेरियल इन व्हिच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल, जिसमें लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है बिफोर रप्चर, रप्चर से पहले। ठीक है, दूसरी चीज है इलास्टिक। माय डियर, इलास्टिक में क्या होता है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है बट आफ्टर रिमूविंग द लोड वो अपनी प्राइमरी पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो मटेरियल में लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर रप्चर, फटने से पहले पूछ रहे हैं वो। ठीक, लेकिन अब आज ये प्लास्टिक में, प्लास्टिक क्या है, तो इलास्टिक भी नहीं होता, ये एक्चुअली रिमूवल ऑफ लोड के बाद फिर से अपने प्राइमरी पोजीशन को गेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है। प्लास्टिक में क्या है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है माय डियर, प्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इंजीनियर्स, तो इसलिए प्लास्टिक में भी नहीं होगा। डक्टाइल का क्या, डक्टाइल का क्या सीन होता है, इसमें एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज डिफॉर्मेशन होता है बिफोर रप्चर, किसी चीज को फटने। डक्टाइलिटी क्या होती है, किसी चीज को हम खींच के, जैसे चांदी, सोना, तांबा, इन सबको खींच के एक थिन वायर के रूप में हम टेंसाइल स्ट्रेस के थ्रू इनको हम कर सकते हैं और बाद में ये रप्चर हो सकता है। तो उसके पहले एक लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है इसमें माय डियर, जिसके कारण होता है सर वो डक्टिलिटी के कारण होता है। सो डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, विकृति ऊर्जा, अधिकतम विकृति ऊर्जा जो कि स्टोर की जा सकती है विद इन इलास्टिक लिमिट, उसकी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, इन अ बॉडी इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, एक वस्तु की प्रत्यास्थ सीमा के अंदर संचित की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा को के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा गया है इंजीनियर्स, क्या देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी व्हिच, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड बाय ए बॉडी, एक अधिकतम विकृति ऊर्जा जो कि किसी बॉडी द्वारा स्टोर की जा सकती है विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज, बिना उसके परमानेंट डिफॉर्मेशन में, विकृति में, स्थायी रूप से विकृति में प्रवेश किए जो स्टोर की जा सकती है उसको कहते हैं। तो जो नेचुरली जो भाई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं जाएगा, नेचुरल इलास्टिक डिफॉर्मेशन में रहेगा, तो वही चीज बात को घुमा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, अधिकतम विकृति ऊर्जा जो स्थायी विरूपण से गुजरे बिना एक पिंड वस्तु द्वारा स्टोर किया जा सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, वो क्या होता है सर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, क्या वो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, स्ट्रेन एनर्जी है, या प्रूफ रेजिलेंस है। तो चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए सर, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है सर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है कि जब हम रेजिलेंस को, ठीक है, प्रूफ रेजिलेंस को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिस्कस करते हैं। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में जो डिफॉर्मेशन हो है उसके प्राइमरी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जबकि स्ट्रेन, अच्छा, रेजिलेंस क्या होता है, मॉडुलस अच्छा, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब हम पहले बात करते हैं सर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में, ये क्या चीज होता है। देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है कि किसी बॉडी में उसकी विद इन इलास्टिक लिमिट, उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर
है ना, जो ऊर्जा संचित होती है, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इंजीनियर्स, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और ये स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ये एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ये एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक। अब ये तीनों चीजें तो आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात है सर चौथे पे, सॉरी, जो आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है ये है पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्चुअली सर पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम के जो होता है इंजीनियर्स, पर यूनिट वॉल्यूम में होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना आता है, ठीक है। आई होप इधर से सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी, कोई भी पोर्शन कट नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑपरेटर से मैं पूछना चाहता हूं, इधर की सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, कुछ पोर्शन इधर कट तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर कट रहा हो तो हमें सूचित करें, ठीक है। क्या इधर का सारा पोर्शन कट रहा है, ठीक है। अगर कट रहा हो तो उसको सही किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है सर, वो एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब बात आती है सर प्रूफ रेजिलियंस की, ठीक है। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होता है, ये एक्चुअली मैक्सिमम एनर्जी होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होता है, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। और ये किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ, ये एक्चुअली मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर U बराबर 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आप सभी को पता है क्या कि स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, स्ट्रेन का मान स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो यहाँ से स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2E कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2E कंसीडर किया जाता है, ये एक्चुअली टोटल स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू होती है यहाँ पे। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर, आपका करेक्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज प्रूफ रेजिलियंस। इसको क्या बोलते हैं सर, कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। जबकि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है कि स्टोर, जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी होती है, टोटल का वहां शब्द नहीं है, मैक्सिमम का शब्द नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता दिया मैंने आपको, जो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में ही ये सारी चीजें, ये लगभग चीजें स्टोर होती हैं। प्रूफ रेजिलियंस आपने देखा यहाँ पे कि ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट होता है इन अ बॉडी, वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। और वो होता है क्या है, U बराबर 1/2 इस स्ट्रेन एनर्जी का मान हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन के मान आप जानते हैं, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2E हो जाता है, ठीक है। ओके गाइज, अब हम लोग आते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब फोर्थ आंसर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन अ बिलियन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस cannot cause failure of the material is called as। क्या पूछ रहे हैं कि भाई साहब वो मैक्सिमम स्ट्रेस, वह अधिकतम प्रतिबल जिस पर 1 बिलियन बार समान प्रतिबल लगाने पर पदार्थ की विफलता का कारण नहीं बन सकता है इंजीनियर्स। जी हाँ, पदार्थ की विफलता का कारण नहीं बन सकता है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल, अथवा अधिकतम प्रतिबल जो किसी मटेरियल पर अप्लाई किया जाता है फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, जिस पर एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल रिपीट किया जाता है वो फोर्स या वो स्ट्रेस विदाउट कॉजिंग फेलियर, जो और वो बिना फेल हुए होता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा, देखिए आगे इस क्वेश्चन को और भी घुमा के पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं सर,
फिर पूछ रहे हैं द स्टेज बिलो व्हिच अ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज। पूछ रहे हैं सर कि वो अधिकतम प्रतिबल जिस पर कोई पदार्थ की हाई प्रोबेबिलिटी होती है नॉट फॉलिंग फेलिंग, असफल ना होने के, अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो, ठीक है, वो कहलाता है वह प्रतिबल जिसके नीचे पदार्थ पर प्रतिबल के अंतर्गत उसके विपरीत असफल ना होने की उच्च प्रायिकता रखता है, क्या कहलाता है सर? वो क्या, वो एंड्योरेंस लिमिट, सहन सीमा कहलाता है, निम्न सीमा कहलाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है, अपर लिमिट कहलाता है। तो आपको बता दें इंजीनियर्स, लोअर लिमिट किसी चीज का लोअर मान होता है, अपर लिमिट किसी चीज का अपर वैल्यू होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक गुणक होता है, एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है जो किसी चीज को सेफ जोन में ले जाने के लिए होता है। तो यहाँ से इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, ये तीनों के तीनों ही इनकरेक्ट हैं। बचा आपका इंड्योरेंस लिमिट, सहन सीमा। जी हाँ दोस्तों, इसको सहन सीमा ही कहते हैं। अगर इलास्टिक मटेरियल है तो उसमें जो डिफॉर्मेशन, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है वो लेस देन 5% तक होता है ना। और अगर प्लास्टिक बॉडीज हैं तो उसमें जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है वो मोर देन 5% पे हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे एंड्योरेंस लिमिट क्या शो कर रहा है कि किसी चीज पर, किसी बॉडी की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर मैक्सिमम स्ट्रेस लगाने पर वह फेल नहीं होता है, उसके मेंटेन रहने की, उसकी स्टेबिलिटी की संभावना, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बनी रहती है, ठीक है, वो इसकी एक इंड्योरेंस लिमिट कहलाती है इंजीनियर्स, ठीक है। अब आइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है सर इफ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल एट ऑल पॉइंट्स इट इज सेड टू बी। कह रहा है अगर किसी पदार्थ की प्रॉपर्टीज के गुण आइडेंटिकल है, सभी बिंदुओं पर समान है, एट ऑल पॉइंट, सभी बिंदुओं पर, इट इज सेड टू बी, इसे कहा जाएगा, क्या इसे होमोजीनियस कहा जाएगा, आइसोट्रोपिक कहा जाएगा, डक्टाइल कहा जाएगा या इलास्टिक कहा जाएगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए, अगर किसी पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर, अगर किसी पदार्थ के इंजीनियर्स प्रत्येक बिंदु पर, एट सभी बिंदुओं पर, एट ऑल पॉइंट्स, अगर किसी पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर, क्या, प्रत्येक बिंदु पर पदार्थ की प्रॉपर्टीज समान है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर उस पदार्थ के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में प्रॉपर्टीज समान है इंजीनियर, सभी दिशाओं में प्रॉपर्टी समान, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, समदिक या समदैशिक, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजीनियस करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब इनकरेक्ट होगा। इलास्टिक आप सभी जानते हैं किसी पदार्थ पे जब लोड लगाया था तो उसमें एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड वो पदार्थ, वो मटेरियल अपनी प्राइमरी पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेता है। जबकि डक्टाइल की अगर हम बात करें इंजीनियर्स, तो डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी को या किसी भी मटेरियल को खींचने पर जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, एक काफी लंबे टाइम तक उसमें कैपेसिटी होती है विदाउट फेलियर, उसमें डिफॉर्मेशन की क्षमता होती है, दैट इज डक्टिलिटी, ठीक है। उसको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका माय डियर इंजीनियर्स, होमोजीनियस इज द करेक्ट आंसर एंड रिमेनिंग 3 आर इनकरेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, ठीक है, किसी पदार्थ की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, ठीक है, थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ, ठीक है, इसकी जो अभिकल्पन समय है, अवधि है, उस ड्यू पीरियड में इसकी एबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है, जिसके कारण अपनी अभिकल्पना में बिना विफल हुए काफी सामर्थ्यवान मानी जा सकती है, विदाउट अंडरगोइंग कंसिडरेबल डिटोरिएशन इज टर्म्ड एज, ठीक है।
किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह पदार्थ अपने अभिकल्पन काल में, अपने डिजाइन पीरियड में बिना विफल हुए, बिना फेल हुए वो सामर्थ्यवान मानी जाती है। तो उस प्रॉपर्टीज को अपन लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या मेरे ख्याल से वो हार्डनेस होगा, कठोरता होगी, या फिर वो स्ट्रेंथ की तरह माना जाएगा, या हम उसको एज ए ड्यूरेबिलिटी कंसीडर करेंगे, एंड द लास्ट थिंग इज क्या हम उसको एज ए इलास्टिसिटी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हार्डनेस जो होती है वो किसी बॉडी या किसी मटेरियल का फ्रिक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, कटिंग के अगेंस्ट, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जिसके लिए रॉकवेल टेस्ट या ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट वगैरह किया जाता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी चीज़ का कोलैप्स करने का होता है, ठीक है, किसी लोड अंडर सब्जेक्टेड टू अंडर लोड, वो फेल्योर को प्रिवेंट करने की क्षमता होती है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि उसका, किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का उसके डिजाइन पीरियड में मेंटेन रहना, टिकाऊपन को बताता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वो पदार्थ अपने विकल्प में बिना विफल हुए, विदाउट फेल्योर, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। तो इसको इंजीनियर्स टिकाऊपन कहेंगे। जबकि इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी का सीन क्या है कि इलास्टिसिटी में मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है आफ्टर सब्जेक्टिंग, मतलब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ लोड, बट जब आप रिमूवल ऑफ लोड को जब आप रिमूव कर लेते हो तो ये डिफॉर्मेशन टेम्परेरी रहता है और वापस से मटेरियल अपनी प्राइमरी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो इस जैसे मान लीजिए रबड़, अगर रबड़ को हम खींच दें तो उसमें एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है, अभी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, उसकी लेंथ बढ़ी हुई है, लेकिन जैसे हमने लोड छोड़ दिया तो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अब इंजीनियर्स हम लोग आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? द परसेंटेज इलोंगेशन एंड रिडक्शन। द परसेंटेज इलोंगेशन, किसी बॉडी, किसी मटेरियल में परसेंटेज इलोंगेशन होता है, एंड रिडक्शन, एरिया ऑफ अ मटेरियल, उसके क्षेत्रफल में कमी, इज यूजुअली कैलकुलेटेड टू मेजर, का कोई यूज किया जाता है मेजर करने के लिए विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है? एक वस्तु के क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी, और कमी की गणना आम तौर पर वस्तु के कौन से प्रॉपर्टी को, कौन से उसके गुणधर्म को मापने के लिए की जाती है इंजीनियर्स। इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा गया है यहाँ पे इस तरह से कि द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन, ठीक है, किसी टेंशन में किसी बॉडी का इलोंगेशन परसेंटेज में तनाव का इंडिकेट करता है। तनाव के अंतर्गत परीक्षण खंड की दायित्व वृद्धि का प्रतिशत दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है? क्या सर वो ब्रिटलनेस को दर्शाता है? क्या सर वो कलर को दर्शाता है? क्या सर वो डक्टिलिटी को दर्शाता है? और या फिर सर वो टफनेस को दर्शाता है? इन चारों चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रिटलनेस की खास बात यह है सर कि ब्रिटलनेस, अगर कोई मटेरियल ब्रिटल होगा, भंगुर होगा, तो आफ्टर सब्जेक्टिंग लोड उसमें कोई भी इलोंगेशन, रिडक्शन, एक्सपेंशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन, वो तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, तुरंत वो फेल कर जाएगा। तो इसलिए ब्रिटलनेस तो होने से रहा। कलर की बात यहाँ पे कोई नहीं है सर, ठीक है, कलर नहीं है यहाँ पे। डक्टिलिटी है, ठीक है, किसी बॉडी में डक्टिलिटी होती है, मैंने बताया था आपको, खींचने की क्षमता होती है ना, वो विदाउट फेल्योर उसमें डिफॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है, तो उसमें वो एलोंगेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंजीनियर्स। टफनेस नहीं हो सकता। टफनेस किसी बॉडी का, किसी मटेरियल का टफनेस उसका कड़ापन रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए उस पर इम्पैक्ट किया जाता है, उस पर एक झटका लगाया जाता है, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट मशीन यूज की जाती हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, या फिर एक चारपी टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो उसके डिफरेंट टेस्ट हैं, और ये मटेरियल किसी इम्पैक्ट फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसी चीज पर जब धक्का मारे या इम्पैक्ट करे तो उसके अगेंस्ट हमारा मटेरियल कितना रेजिस्टेंस प्रस्तुत करता है, ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो यहाँ पे एंड माय डियर डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। इंजीनियर्स, मटेरियल जो रिप्रेजेंट करता है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, समान प्रत्यास्थ गुण को प्रदर्शित करता है
ध्यान से सुनिएगा, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में, यानी किसी बिंदु से सभी दिशाओं में कोई मटेरियल सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। जी हाँ, मैंने आपसे बोला था अगर किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में समान रूप से प्रॉपर्टी कोई मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट प्रॉपर्टी में बी टर्म्ड एज आइसोट्रॉपिक। तो उसको समदैशिक बोला जाएगा। यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। होमोजीनियस होने से इसलिए रहा क्योंकि होमोजीनियस में क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर पदार्थ का जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का वो सेम होता है। यहाँ पे किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं में पूछ रहा है, इन ऑल डायरेक्शन कह रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इलास्टिक आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि भाई किसी बॉडी में टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड वो रीगेन कर लेता है अपना प्राइमरी पोजीशन। ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थो का मतलब होता है सर राइट एंगल पे, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें आइसोट्रॉपिक इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 सर क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली, किसी पदार्थ की जो क्षमता है टू डिफॉर्म की, विकृत होने की, परमानेंटली स्थायी रूप से, अंडर कंप्रेशन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाए, जब वो बॉडी वो मटेरियल कंप्रेशन में है, विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड, और उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं हो रहा, मतलब कोई उसमें फेलियर कोलैप्स नहीं हो रहा है, ठीक है, बिना टूटे या टूटे बिना संपीड़न के अधीन। अगर कोई पदार्थ संपीड़न के अधीन है बिना टूटे और उसमें स्थायी रूप से विरूपण हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी क्षमता को क्या कहा जाएगा? क्या सर उसको मेलेबिलिटी कहा जाएगा, क्या उसको डक्टिलिटी कहा जाएगा, क्या उसको सॉफ्टनेस कहा जाएगा, या फिर उसको हार्डनेस कहा जाएगा? तो मेलेबिलिटी ही कहा जाएगा। मेलेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको बता दें, किसी मटेरियल को प्रेस करके, दबा करके उसको थिन शीट में पतली चादरों के रूप में कंप्रेशन फोर्स लगा करके कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है विदाउट ब्रेकिंग, उस मटेरियल के विदाउट ब्रेकिंग हुए, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। जैसे बहुत सारी चीजों की देखिए चद्दर शीट्स बनाई जाती हैं, बहुत सारे मेटल्स के धातुओं की। डक्टिलिटी क्या होता है, बॉडी को मटेरियल को खींच करके उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे वो चीज़ है नहीं, यहाँ पे टेंसाइल का मामला है नहीं, कंप्रेशन का मामला है। सॉफ्टनेस आप जानते हैं कोई बॉडी कितनी सॉफ्ट है, कोई मटेरियल कितना सॉफ्ट है, वहाँ पे ये भी बात नहीं है। यहाँ पे हार्डनेस आपको बता दिया मैंने, हार्डनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट वो स्क्रैच, फ्रिक्शन, ठीक है, इन सब चीज़ों को रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो हार्डनेस भी नहीं है, ठीक है, न सी है, न बी है, न डी है, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 10 पे आ जाते हैं सर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन, किसी पदार्थ की एबिलिटी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन, घर्षण, सतह घर्षण को रेजिस्ट करने की, इज टर्म्ड एज क्या कहा जाता है? क्या वो अभिस्थापन या सतह के घर्षण को रोकने के लिए एक पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर? क्या उसको हार्डनेस कहा जाता है इंजीनियर्स, कठोरता कहा जाता है? क्या उसको डक्टिलिटी कहा जाता है इंजीनियर्स? क्या उसको मेलेबिलिटी कहा जाता है? और या फिर उसको टफनेस कहा जाता है? तो मैंने बताया था आपसे भाई, अगर कोई सरफेस रेजिस्टेंस, सरफेस फ्रिक्शन को रेजिस्ट कर रहा है कोई मटेरियल, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंतर्गत किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मटेरियल पे आप फ्रिक्शन डालेंगे, स्क्रैच करेंगे, तो वो बॉडी या वो मटेरियल इसको रेजिस्ट करेगा, इसके अगेंस्ट ऑफर रिप्रेजेंट करेगा, अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आपको उस फोर्स को। डक्टिलिटी क्या होता है, किसी बॉडी को आप समझ रहे खींचने पे उसमें डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। मेलेबिलिटी में भी कंप्रेस करने पे उसमें होता है डिफॉर्मेशन, बट विदाउट ब्रेकिंग। टफनेस मैंने बताया आपको, किसी बॉडी के अगेंस्ट जब टफ उसको इम्पैक्ट दिया जाए, उसको धक्का मारा जाए, तो उसके अगेंस्ट वो बॉडी कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज टफनेस। तो यहाँ पे आपका हार्डनेस आपका करेक्ट आंसर होगा इंजीनियर्स, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर 10 भी कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11। क्या कह रहा है सर, ए परफेक्टली ब्रिटल फ्रैक्चर विल हैव ए क्रैक। एक परफेक्टली ब्रिटल फ्रैक्चर, संपूर्ण रूप से कोई भंगुर दरार, फ्रैक्चर फेल्योर, विल हैव ए क्रैक, उसमें क्रैक होगा, प्रोपेगेशन डायरेक्शन। अब उसमें जो दरार आएगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज एट कितने एंगल पे होगा, टू द लोडिंग डायरेक्शन, जिधर से उस पर लोडिंग हो रही है सर उसके कितने एंगल पे होगा।
प्रसार की दिशा में उसके भारण की दिशा के पर होता है। अगर कोई पूर्ण भंगुर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसमें एक दरार जो जनरेट होती है वो उसका एक्सपेंशन किस दिशा हो, उसके एक्सपेंशन की दिशा, दरार के एक्सपेंशन की दिशा किधर की होती है, लोडिंग की दिशा से कितने एंगल पे होती है, क्या वो 90 डिग्री पे होती है, क्या वो 60 डिग्री पे होती है, क्या वो 45 डिग्री पे होती है, या फिर वो 30 डिग्री पे होती है। तो आपको बता दें इंजीनियर्स कि अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल है इंजीनियर्स, तो क्या होता है कि जो दरार होती है उससे राइट एंगल पे होती है अगर ब्रिटल मटेरियल है, ठीक। इसके अलावा अगर डक्टाइल मटेरियल है इंजीनियर्स, ये ब्रिटल के केस हम बता रहे हैं, किसका केस बता रहे हैं आपसे हम, ब्रिटल का केस बता रहे हैं, ठीक है। डक्टाइल की अगर हम बात करें तो डक्टाइल में क्या होता है कि इसके एक्शन फॉर फोर्स से 45 डिग्री पे, जी हाँ 45 डिग्री पे ये क्रैक्स डेवलप होती हैं इन डक्टाइल मटेरियल में। किस मटेरियल में सर, डक्टाइल मटेरियल में, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल में ये चीज होता है। लेकिन मेरे अपने से हम लोग ये पूछ के, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं सर ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। 90 डिग्री पे ही क्रैक्स जनरेट होते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे हैं सर, पूछ रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, किसी मटेरियल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तनाव सामर्थ्य है, इज ऑब्टेन्ड एज, उसको प्राप्त किया जाता है एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग टेंसाइल लोडिंग, ठीक है। अगर किसी बॉडी का, किसी मटेरियल का जो तनाव सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य, उसको प्राप्त किया जाता है रेशियो, अनुपात से, किसके, मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग टेंसाइल लोडिंग, जो टेंसाइल लोडिंग के दौरान मैक्सिमम लोडिंग पड़ रहा है, टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, मैक्सिमम टेंसाइल लोडिंग डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया बॉडी का या मटेरियल का, या मैक्सिमम टेंसाइल लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट फ्रैक्चर, क्या उसको फ्रैक्चर पे, फ्रैक्चर के टेंसाइल एरिया के अगेंस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या फिर तीसरा पूछ रहे हैं द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एट द यील्ड पॉइंट, या फिर यील्ड पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके अनुपात से, या लास्ट, या फिर द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द अल्टीमेट लोड, या फिर उसके अल्टीमेट लोड पे। तो इन चारों में से क्या होगा आपको बता दें कि ए इज द करेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी भी मटेरियल का, ऑब्जेक्ट का, बॉडी का जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो टेंसाइल लोडिंग होती है, टेंसाइल लोड, और उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करेगा, किसको शो करेगा सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करेगा, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करेगा। यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, जी हाँ दोस्तों, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील, एल्यूमिनियम का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील का अनुपात, घन के घनत्वों का अनुपात क्या होगा, इसका क्या ये 2 गुना होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, या आधा होगा। तो एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी होता है इंजीनियर्स बेसिकली वो 2.71 होता है, ठीक है। और जो स्टील का होता है नेचुरली 7.85 होता है। तो लगभग ये देखते हैं कितना आ जाता है, ये कल से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, देखते हैं कितना आ जाता है ये 2.71 डिवाइड बाई 7.85, ठीक है, 7.85 2.71 लगभग 2.89 के अराउंड आ जाता है, तो जिसको हम 3 मान सकते हैं। तो ये 1/3 आ जाएगा इंजीनियर्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/3 के अराउंड आ जाएगा, सॉरी ये 2.89 के अराउंड आएगा, तो हम इसको एज ए 1/3 मान सकते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर्स बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रॉपर्टी विच
परमिट्स ए मटेरियल, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसे गुण जो परमिट ए मटेरियल टू बी ड्रॉ आउट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनली अनुदैर्ध्य रूप से बाहर जाने को रिप्रेजेंट करता है, टू अ रिड्यूस सेक्शन इज कॉल्ड, टू अ रिड्यूस सेक्शन, जब किसी रिड्यूस सेक्शन पे इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, वह गुण जो एक सामग्री को अनुदैर्ध्य रूप से कम पतले काट तक खींचने की अनुमति देता है, मतलब इसको हम खींच करके और पतला कर दें तो नेचुरली वो डक्टिलिटी होगा। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा दिया गया, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स इज नोन, सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भैया पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है कहलाता है, नेचुरली डक्टिलिटी कहते हैं उसको। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉ इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ ए टेंशन, ठीक है, जब हम उसको टेंशन लगा के उसको हम स्मॉलर सेक्शन में भाई नेचुरली जब हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को खींचेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन नेचुरली कम होता जाएगा, और टेंसाइल साफ साफ ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो ये आपका प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, दैट इज डक्टिलिटी, दैट इज डक्टिलिटी, किसी सामग्री के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उस पर तनाव डालकर उसे छोटी परिच्छेद में इंजीनियर्स खींचा जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या कह सकते हैं इंजीनियर्स, ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, क्या सर ये मेलेबिलिटी है, क्या सर ये प्लास्टिसिटी है, क्या इस डक्टिलिटी है, या फिर ये इलास्टिसिटी है। तो आपको बता दें मेलेबिलिटी तो है नहीं, क्यों, क्योंकि मेलेबिलिटी में हम बॉडी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को कंप्रेस करते हैं। प्लास्टिसिटी इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये भी होने से रहा। इलास्टिसिटी इज अ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड बॉडी फिर से अपनी प्राइम पोजीशन को रीगेन कर लेता है मटेरियल, जबकि डक्टिलिटी में ये चीज आपको मिलती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आपका डक्टिलिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंजीनियर्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सर, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, कह रहे हैं किसी पदार्थ का प्रॉपर्टी जिसके द्वारा पदार्थ वापस से रिटर्न हो जाता है टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपने प्राइमरी प्राथमिक आकार में फिर से वापस आता है आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, ठीक है, लोड को रिमूव करना है। ये प्रॉपर्टी बार बार मैं रिपीट करते आ रहा हूँ लगभग ऑलमोस्ट, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे किसी निकाय पर बल हटाने पर वह अपने मूल आकार में लौट आ जाता है, वह अपने बेसिक प्राइमरी शेप में वापस रीगेन आ जाता है, उसको किस नाम से जाना, क्या उसको डक्टिलिटी बोला जाता है, प्लास्टिसिटी जाना जाता है, रेजिलियंस जाना जाता है, या इलास्टिसिटी। तो मुझे आपको बता दें इंजीनियर्स, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी के नाम से जाता है। डक्टिलिटी में क्या, उसको खींच करके उसमें डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिसिटी में क्या, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है विदाउट फ्रैक्चर फेल्योर। रेजिलियंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, रेजिलियंस क्या होता है, अंडर विद इन इलास्टिक लिमिट किसी बॉडी में, किसी मटेरियल में जो ऊर्जा कलेक्ट होती है, संचित ऊर्जा होती है स्ट्रेन एनर्जी के रूप में, दैट इज रेजिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों कोई नहीं है, इलास्टिसिटी करेक्ट आंसर होगा इंजीनियर, तो यहाँ पे आप देख लिया, यहाँ पे इलास्टिसिटी करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। बढ़िया क्वेश्चन है सर, एट यील्ड पॉइंट ऑफ टेस्ट पीस द मटेरियल, किसी परीक्षण नमूने में पराभव बिंदु, किसी परीक्षण नमूने में पराभव बिंदु पर पदार्थ, एट यील्ड पॉइंट ऑफ अ टेस्ट पीस द मटेरियल, किसी परीक्षण में नमूने में पराभव बिंदु पर क्या होता है पदार्थ, क्या वो हुक्स लॉ को ओबेस करता है, ओबेस हुक्स लॉ, बिहेव इन एन इलास्टिक मैनर, क्या वो किसी पदार्थ प्रत्याश की तरफ व्यवहार करता है, या रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड, जब आप लोड हटा लेते तो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है, या अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्या वो हमेशा परमानेंट स्थायी रूप से वो विरूपित हो जाता है, प्रत्याश विरूपण को प्राप्त करता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को वो गेन कर लेता है। तो आपको बता दें माय डियर कि किसी मटेरियल का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का यील्ड पॉइंट क्या होता है कि उस वो पॉइंट होता है जिस पर उसकी इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, उसका जो इलास्टिक लिमिट है वो कंप्लीट हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब अब लोड हटाने के बाद वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन में नहीं जा सकता है, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि अब उस बिंदु पे यील्ड पॉइंट पे पहुंचने पे उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो ओवर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये एंटर कर जाता है, और इस बिंदु पे होता है क्या है कि बिना फोर्स लगाए, जी हाँ दोस्तों, बिना फोर्स लगाए उसमें विकृति उत्पन्न होने लगती है, डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यील्ड पॉइंट पे बॉडी या ऑब्जेक्ट या मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहे हैं सर, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, कह रहे हैं सर फॉलोइंग फैक्टर्स को कंसीडर करना है हमें। पहला ऑप्शन दे रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स, लोडिंग साइकिल्स बार बार कोई फोर्स बार बार कई नंबर ऑफ लार्ज नंबर में अप्लाई किया जा रहा है। लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में वेरिएशन भी हो रहा है बार बार। लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और स्ट्रेस का कंसंट्रेशन भी हो रहा है कई बार। दोज एसोसिएटेड विद फटीग फेल्योर वुड इंक्लूड, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए, लोडिंग ये फटीग विफलता में ये सम्मिलित होते हैं। तो ये कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, मैं आपको बता दें स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी सम्मिलित होता है, वेरिएशन इन स्ट्रेस भी सम्मिलित होता है, और लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल भी इंक्लूड होता है। तो इसमें देखिए चार ऑप्शंस गिवन है आपको, ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको बता दें इंजीनियर्स कि तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं फॉर फटीग ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए बी सी तीनों होगा। किसके केस में सर, सर फटीग के केस में, एसोसिएटेड विद फटीग फेलियर के केस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। जब आप स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट, तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी इंडिकेट करती है, ऐसा स्ट्रक्चर जो इंडिकेट करता है एक्सटेंट विच इट कैन डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड, ये अपनी लिमिट ऑफ यील्ड से बियॉन्ड चला जाता है। डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्योर और फ्रैक्चर, बिफोर फेल्योर और फ्रैक्चर। सीधा सीधा बात करें तो संरचनात्मक स्टील डिजाइन में पदार्थ या संरचना का वह गुण जो प्रतिबल विरूपण की सीमा से परे विरूपण के उस परिमाण को दर्शाता है जिस पर या टूट जाएगा या विफल हो जाएगा, वह क्या कहलाता है सर, सर वो क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संरचनात्मक स्टील डिजाइन में पदार्थ या संरचना का वह गुण जो प्रतिबल विरूपण की सीमा से परे, ठीक है, स्ट्रेस डिफॉर्मेशन बियॉन्डिंग द लिमिट ऑफ स्ट्रेस डिफॉर्मेशन, विरूपण के उस परिमाण को रिप्रेजेंट करता है जिस पर या टूट जाएगा या विफल हो जाएगा। क्या सर वो ब्रिटलनेस है सर, क्या सर वो ब्रिटलनेस है, या वो डक्टिलिटी को शो करता है सर, या फिर वो प्लास्टिसिटी को शो करता है सर, और या फिर सर वो फटीग को शो करता है इंजीनियर्स, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, देखिए प्लास्टिसिटी तो होने से रहा क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है ये, ठीक है, अब विदाउट फेल्योर, ठीक है ना, क्या है, ठीक है, जिससे जो विरूपण की सीमा से परे। दूसरी चीज क्या है, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस में कोई फेलियर नहीं होता, वो कोई वो नहीं होता है, स्ट्रेन नहीं होता है, डिफॉर्मेशन है तो डायरेक्ट कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। अब बची दो चीजें, डक्टिलिटी और फटीग। क्या बचा, डक्टिलिटी और अ फटीग। तो इंजीनियर्स फटीग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हो सकता है ना, डिजाइन में प्रतिबल स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डक्टिलिटी। यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा, डक्टिलिटी, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, मटेरियल दैट डज नॉट डिफॉर्म ऑन लोडिंग आर कॉल्ड एज, वह पदार्थ जिस पर डिफॉर्मेशन, मटेरियल दैट डज नॉट डिफॉर्म ऑन लोडिंग, जो लोडिंग पर डिफॉर्म नहीं होता है, मतलब सीधा फेल हो जाएगा, वह पदार्थ है जो कि भार लगाने के दौरान विकृत ही नहीं होता है, मतलब सीधा वो कोलैप्स कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है परमानेंट, मेलेबल में उसको कंप्रेस किया जा सकता है, डक्टाइल में इसको खींचा जा सकता है, लेकिन इसमें सब में डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजीनियर्स, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे इंजीनियर्स जो आपने देखे यहाँ पे। अब हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, है ना, कुछ और टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीजें हैं कि हम लोग बात करते हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मूवमेंट पे कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ shear stress, concept of shear stress and bending moment, concept of shear stress and bending moment,
इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो इसमें देखिए हम लोग और क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बीम लिया था और इस तरह से दो सेक्शन लिए थे मैंने, ठीक है। एक एक्स डिस्टेंस में, डेल एक्स डिस्टेंस में लिया था, दो सेक्शंस ए बी लिए थे, है ना। ये क्यूब पोर्शन लिया था, ये पी पोर्शन लिया था, ये एस पोर्शन लिया था, और इस तरह से इस पर यूडीएल अप्लाई किया था, ठीक है। अगर हम पॉइंट लोड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, पॉइंट लोड ले लेते हैं। फर्स्ट फॉर पॉइंट लोड, फॉर पॉइंट लोड, ठीक है। अगर पॉइंट लोड हो जाएगा, हमने ये सब देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो होता है वो लोड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पॉइंट लोड ले लेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, लोड का जो रेट ऑफ चेंज है वो शून्य हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ शेयर फोर्स बराबर W, जो कि जीरो हो जाएगा, है ना। W होगा जो कि जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि F कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यानी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे इंजीनियर्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ पॉइंट लोड तो हो गया। अगर हम बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए अगर ये W कांस्टेंट का शेयर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो शेयर फोर्स जब कांस्टेंट होगा इंजीनियर्स, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो मूवमेंट होगा इंजीनियर्स, उसका शेयर फोर्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स होता है, आप सभी ने देखा था। तो ये शेयर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर, डी एम बराबर एफ इंटू डी एक्स। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं सर, इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां से m बराबर आ जाएगा सर, अगर हम x डिस्टेंस पे ले रहे हैं, m बराबर आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी वन। m अगर हम ले लें तो एफ एक्स प्लस सी वन। ये कैसा इक्वेशन है सर, ये सर लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है सर, ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर कोई भी बीम सिंपली सपोर्टेड है और उस पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, वो इस तरह से कांस्टेंट बन सकता है। लेकिन ये एस एफ डी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके बेंडिंग मोमेंट की बात करें सर, तो बेंडिंग मोमेंट उसका देखिए लीनियर है, ठीक है। और लीनियर है, सिरों पे कम होगा और अधिकतम फिर जाके फिर सिरों पे वापस से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बिहेव करते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियर कि इसके साथ साथ पॉइंट लोड लग रहा था, ये बेंडिंग मोमेंट ये हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम डिस्कस करें इसके बाद फिर से, है ना, और भी सारी चीजें, एफ एक्स आपने ये देखा, एफ एक्स प्लस सी वन हो गया, ठीक है, एफ एक्स प्लस सी वन हो गया। अगर हम बात करें इंजीनियर्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा इंजीनियर्स कि डी डी ऑफ एम एक्स बराबर जीरो हो जाएगा सर। डी डी एक्स ऑफ एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका है डी डी एक्स, ये आपका एफ एक्स प्लस सी वन हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी वन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बता दें कि जो एम एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी, है ना, आपको मिलेगी एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी वन एक्स प्लस ये सी टू हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी चीज को हम बराबर जीरो कर देंगे, यहाँ पे बराबर जीरो कर देंगे, तो इतनी जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी बॉडी पे यूडीएल लोड लग रहा है सर, किसी बॉडी पे, किसी बीम पे यूडीएल लोड लग रहा है, तो हम उस चीज को कैसे यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे अगर किसी बॉडी पे यूडीएल लोड लग रहा है, ठीक है, इस तरह से कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इसको मैं ए और इसको मैं बी, ठीक है, इसको मैं डब्ल्यू पर मीटर रन का यूडीएल लगा रहा हूँ, ठीक है।
और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, अगर मैं इसकी लेंथ को, सॉरी, अगर हम इसकी लेंथ को L मान लें, क्या मान लें सर, इसकी लेंथ को सर L मान लें, तो क्या होगा, देखिए पहली बात रिएक्शंस की बात करें तो RA प्लस RB बराबर W इंटू एल, टोटल लोड हो जाएगा सर, ठीक। टोटल लोड को बराबर W भी मान सकते हो आप, ठीक। ए के अबाउट जब आप मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट अबाउट ए, मूवमेंट अबाउट ए अगर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सर, RB इंटू एल, ठीक, माइनस W इंटू एल, ये लोड हो गया, और ये कितने पे वर्क करेगा, इसके सेंटर पे वर्क करता है, यानी L/2 पे वर्क करेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप RB इंटू एल बराबर WL²/2, तो यहाँ से RB बराबर आपको मिल जाएगा सर WL/2, ये आपको RB की वैल्यू मिल जाएगी WL/2, और RA की वैल्यू यहाँ से अब आपको मिल जाएगी सर, RA की वैल्यू मिल जाएगी WL माइनस RB, तो ये WL माइनस WL/2, तो ये बराबर WL/2 आ जाएगा सर, ये WL/2 आ जाएगा, ठीक है। तो RA भी आपको यहाँ पर मिल गया रिएक्शन, और रिएक्शन हेड B भी मिल गया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर शेयर फोर्स के लिए, किसके लिए बात करते हैं सर, शेयर फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो शेयर फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इस पे कहीं पर एक सेक्शन x पे, x डिस्टेंस में अगर मैं शेयर फोर्स का मान लूँ, तो शेयर फोर्स का मान मेरे को क्या मिल जाएगा, Fx बराबर RB, ठीक है, माइनस W इंटू एक्स हो जाएगा, Fx बराबर RB इंटू एक्स, RB और माइनस W इंटू एक्स होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसके मिड पॉइंट पे आ जाएं, मिड पॉइंट पे आ जाएं, तो मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा सर, Fx बराबर RB माइनस W इंटू एक्स, तभी हो जाएगा, बस x की वैल्यू सर FC, x की वैल्यू L/2 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, RB की वैल्यू कितनी है सर, WL/2, WL/2, ठीक है, और यहाँ पे ये इरेज करना पड़ेगा हमें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, WL/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, WL/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी माइनस W करके, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे इसका शेयर फोर्स की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम इस सेक्शन में कहीं पर x निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा सर, Fx बराबर RB माइनस W इंटू एक्स, W इंटू एक्स डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। तो जितनी भी x की वैल्यू होगी वो आप पुट करते जाएंगे। अगर हम FA पे निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, हमारे पास L आ जाएगी, RB कितना हमारे पास WL/2 माइनस W, x की वैल्यू L, तो ये वैल्यू माइनस WL/2 आ जाएगी, यानी FA मेरे को क्या मिल जाएगा, WL/2 मिल जाएगा, और कितने क्या मिल गया, और FA मिल गया, FB हमें कितना मिलेगा सर, देखिए FB का मान, FB के लिए x बराबर 0 हो जाएगा, FB के लिए x बराबर 0, तो FB बराबर RB के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम इसका शेप फोर्स डायग्राम निकाल ले, FB बराबर RB इस तरह से, और मिड पॉइंट पे 0, और यहाँ पे माइनस WL/2, तो ये माइनस WL/2 हो जाएगा, ये प्लस WL/2 हो जाएगा, और C पे ये 0 हो जाएगा, ये A डैश, C डैश और ये B डैश, तो ये शेप फोर्स डायग्राम हो जाएगा अगर कोई सिंपलीफाइड बीम यूडीएल के केस में कनेक्टेड है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए, दूसरी तरफ अगर हम इस पर मूवमेंट की बात करें सर, किसकी बात करें सर, मूवमेंट की बात करें, तो मूवमेंट मैं कैसे यहाँ से ले सकता हूँ, देखिए अगर हम इस पर मूवमेंट की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, ये W पर मीटर का, ये B हो गया, ये RB हो गया सर, ये A हो गया सर, ये RA रिएक्शंस हो गया सर, ठीक है। और अब यहाँ पे हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट के लिए क्या हो जाएगा सर, MB बराबर, देखिए अगर हम यहाँ पर x पर कोई मूवमेंट लें तो mx बराबर क्या हो जाएगा सर, RB इंटू एक्स, RB इंटू एक्स माइनस
W इंटू एक्स कितने पे काम करेगा सर, ये x/2 पे। ठीक है, देखिए ये एक तरह से क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसलिए इसका जो BMD डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन का सीधी सरल रेखा का समीकरण बन रहा था, ये लेकिन देखिए पैराबोलिक क्वाड्रेटिक बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है, इसलिए ये पैराबोलिक कंसिडर किया है। आरबी की वैल्यू क्या है सर हमारी, आरबी हमारा सर W/2 है, x माइनस WX²/2। ठीक है, ये mx हो गया। आप सभी जानते हैं क्या, अगर हम एक b की बात करें तो mb के लिए x बराबर 0 हो जाएगा, mb के लिए सर x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि सारी चीजें 0 हो जाएंगी, यानी mb 0 हो जाएगा। ठीक, अगर हम मूवमेंट एट सेंटर पे बात करें तो मूवमेंट एट सेंटर के लिए सर क्या होगा, x बराबर L/2 हो जाएगा। तो रख दीजिए RB इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स इंटू x/2 पे। RB आपका WL/2 है इंटू x क्या है सर, L/2 है, माइनस WL/2 इंटू L/4। ठीक है, तो ये सर क्या हो गया, WL²/4 माइनस WL²/8। ठीक है, WL²/8। तो क्या हो जाएगा इंजीनियर्स कि अभी इसमें एक WL²/8 बचेगा इसमें, तो ये m मोमेंट एट सेंटर पे मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी WL²/8 की। इसमें से इतना लेस करेंगे तो आपका 2/8। ठीक है, 1/2/8 WL²/4 बचेगा सर। इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×2 = 8, 4×2 = 2 WL²/8 में से एक WL² जाएगा तो एक WL² बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा सर WL²/8, यानी सेंटर पे मूवमेंट का मान मैक्सिमम WL²/8 आ जाएगा। अब हम एक्स ए पर m मूवमेंट एट ए पे बात करें तो इसके लिए x बराबर L हो जाएगा सर, x बराबर L हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इंटू L/2 इंटू L माइनस W इंटू L²/2। देखिए दोनों W²/2 W²/2 0 है, यानी कि मूवमेंट एट ए 0 हो जाएगा, मूवमेंट एट बी 0 हो जाएगा, मूवमेंट एट सी का मान WL²/8 आएगा। यानी कि जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे इंजीनियर्स, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, मिड में इसका मान WL²/8 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये प्लस है। ठीक है, तो ये BMD रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये A डबल डैश, इसको मैं C डबल डैश और इसको मैं B डबल डैश मान सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, कोई यूडीएल लग रहा है, तो इस तरह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।